हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 16 जुलाई। आज की हमारी जो 16 जुलाई की करंट अफेयर्स होने वाली है द हिंदू पर, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो होगा पहला, ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना। अभी जो ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना है इसके बारे में बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स होगी ई ऑफिस प्लेटफॉर्म क्या है। प्लेनेट ऑन द मूव रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट आई है प्लेनेट की, इसके बारे में समझेंगे। खर्ची पूजा वेरी इंपॉर्टेंट आज की करंट अफेयर से, खर्ची पूजा। शीशम के पेड़ के बारे में बहुत ही डिटेल से हम समझने वाले हैं, जो कि अगर एग्जाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन बताने में सक्षम होंगे। और अन्य दो खबरों की बात करेंगे, नेपाल के प्रधानमंत्री की और एक और करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर टोटल हम 7 करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो आज आप लोगों की इंपोर्टेंट होने वाली है इस वीडियो को। तो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उनको हेल्प मिलेगी। हमारा ऐप आ चुका है नट लर्निंग ऐप। तो नट लर्निंग ऐप पर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में, किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो आप टेस्ट सीरीज लगाने के लिए आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और इसकी डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो लिंक में लगा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी है, या फिर आप प्ले स्टोर से भी इसको सर्च कर सकते हो। तो आज हम सबसे पहले अपनी पहली करंट अफेयर्स पर चलते हैं, ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो आप देख सकते हो यहाँ से नदी और झरना वगैरह। तो ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में ये जो परियोजना इसका निर्माण हो रहा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन वहां के स्थानीय लोग हैं इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। अब ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना के बारे में समझे तो यह अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में सियांग नदी पर प्रस्तावित है 11,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना। तो इसको ध्यान रखना है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सियांग जिले में और सियांग नदी पर यह स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं उसको ही अरुणाचल प्रदेश में सियांग या सियांग नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की जो आदि जनजाति है वह निवास करती है। किस क्षेत्र में? सियांग जिले में जो अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति है वह निवास करती है। इस परियोजना का निर्माण कार्य राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी और उत्तर पूर्वी विद्युत निगम के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। एनएचपीसी ने मतलब कि राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने परियोजना के लिए एक पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट 30 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार परियोजना की स्थापित क्षमता 11,000 मेगावाट बताई गई थी। जलाशय की जो भंडारण क्षमता है 9 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। परियोजना की जो अनुमानित लागत है 1,13,000 करोड़ रुपए यहाँ पर अनुमानित लागत भी बताई जा रही है। तो इम्पोर्टेंट बात इस परियोजना के बारे में क्या है, ये बात आप लोगों ने समझी है क्या? तो अभी हम उसको बता देते हैं आपको। इसे यारलुंग जांगपो ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की जल विद्युत परियोजनाओं, विशेष रूप से तिब्बत मैडोक काउंट्री में 60,000 मेगावाट के बड़े बांध का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको तिब्बत में यारलुंग जांगपो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? यारलुंग जांगपो बोला जाता है। और इसी नदी पर चीन ने भी जल विद्युत परियोजना बनाई है, और उसी के मद्देनजर देखते हुए भारत भी सियांग जल विद्युत परियोजना को बना रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद करने वाली हैं पॉइंट, जैसे कि थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कौन कौन से। सियांग जल विद्युत परियोजना, सबसे पहले ये समझना है किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। यह किस नदी पर बनाई जा रही है? तो सियांग नदी पर बनाई जा रही है। किस जिले में है? तो सियांग जिले में स्थित है। इस सियांग नदी को ही अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है यहाँ की जनजाति कौन सी है, तो आदि जनजाति स्थानीय रूप से, जो यहाँ पर थोड़ा इसका विरोध कर रही है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और उत्तर पूर्वी विद्युत निगम के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखने हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो यारलुंग जांगपो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं ई ऑफिस प्लेटफॉर्म। अब ई ऑफिस प्लेटफॉर्म क्या है? एक डिजिटल इनोवेशन है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। एक 100 दिवसीय एजेंटे के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब कि 100 दिनों चलने वाला एक एजेंटे के रूप में कार्य कर रहा है। और भारत सरकार ने इसको 133 जो संबद्ध है अधीनस्थ कार्यालय स्वायत्त निकाय में ई ऑफिस प्लेटफॉर्म को लागू करने की योजना का अनावरण किया हुआ है। मतलब कि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने 133 जो कार्यालय है वहां पर ई ऑफिस प्लेटफॉर्म को लागू किया गया है, और 100 दिनों के एजेंडे के रूप में। अब 100 दिनों क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर 100 दिनों में यह देखा जाएगा कि किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। अगर ये कार्य सुचारू रूप से करते हैं
तो और सुव्यवस्थित रूप से कर रहे हैं तो इनको देखा जाएगा कि और आगे बढ़ाया जाए या फिर कैसे इस पे विचार किया जाएगा। तो 100 दिनों तक ये चलने वाला है। ई ऑफिस प्लेटफॉर्म के बारे में समझे तो इसका उद्देश्य क्या है, तो 133 जो चिन्हित कार्यालय हैं उनमें संचालन को सुव्यवस्थित करना और इनकी दक्षता बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस पहल का नेतृत्व कौन करेगा, तो कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। तो ये इंपोर्टेंट में आ सकता है कि किस कौन से मंत्रालय के द्वारा इसका ई ऑफिस प्लेटफॉर्म का कार्य किया जा रहा है, तो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय। इसका कार्यान्वयन की बात करें तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मतलब कि NIC, आपको पता होगा निक बोलते हैं जिसको, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए एक ज्ञान भागीदारी के रूप में कार्य कर रहा है। ई ऑफिस प्लेटफॉर्म के प्रमुख घटक के बारे में बात करते हैं। इसके घटक बहुत इंपोर्टेंट है, 4 प्रकार के घटक है। फाइल प्रबंधन प्रणाली, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, कहीं से भी काम करें और स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल और रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो ये 4 तरीके से इसके रूप में कार्य करता है। एक एक करके हम सभी को समझ लेते हैं। तो पहला क्या है, फाइल प्रबंधन। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो है कि यह वर्क फ्लो आधारित जो प्रणाली है उसमें एक अधिक कुशल इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के अलावा फाइलों में जो मौजूद मैनुअल हैंडलिंग होता है उसकी सुविधाओं का विस्तार करती है। मतलब कि ऐसा कहा जा रहा है कि ई फाइलिंग के माध्यम से जितनी भी फाइलें हमारी होती हैं, कह सकते हो फिजिकल माध्यम से, उन फिजिकल माध्यमों के अलावा इसको हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कन्वर्ट कर देंगे। तो सारी जो फाइलें होंगी वो सारी आपकी एक डेटाबेस पर मौजूद हो जाएंगी। दूसरा कह रहा है ज्ञान संबंधी प्रणाली, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। इसने एक संगठन में दस्तावेजों के केंद्रीय भंडार की अवधारणा को लाया है। किसमें लाया है, एक मतलब कि अलग अलग जगहों पर डेटा है, मान लो ये अलग अलग जगहों पर, मान लो ए जगह है, बी है, सी है, डी है, तो इन सभी का डेटा एक केंद्रीकृत पोर्टल पर यहाँ पर सिस्टम होगा, इस पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत कर दिया जाएगा। मतलब कि एक सेंट्रलाइज भंडार कर दिया जाएगा। यह उपयोगकर्ताओं को वर्क फ्लो में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज बनाने और प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब एक ही सिस्टम पर जब अवेलेबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तो उसको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया जा सकता है। साथ ही ऐसी संस्करण ट्रैकिंग इतिहास में भी प्रदान करेगा। अब मान लो एक ही डेटाबेस पर सारा डेटा डला हुआ है तो इसको हम एक तरीके से एक क्लिक करके पूरा इतिहास, पूरा इसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। भैया कौन सी चीज कब थी, कौन सी फाइल कब निकाली गई थी, कब कौन सा काम था। तो इस तरीके से इसको ट्रैकिंग हम पूरा आराम से कर सकते हैं और आसानी से इसको देख सकते हैं और खोजा जा सकता है। तो फाइल प्रबंधन ई फाइल में कर देंगे कन्वर्ट। साथ में ज्ञान संबंधी मतलब कि अलग अलग जगहों का डेटा को हम केंद्रीय भंडारण की सुविधा तक ले जाएंगे, उस एक भंडारण पर एक सेंट्रलाइज कर देंगे, जहां से क्या होगा सभी जो मैनेजमेंट है और ये सारा बहुत अच्छे से फ्लो करेगा। साथ में एक ट्रैकिंग जो सुविधा है, मतलब 2001 की फाइल निकालनी है तो बस एक क्लिक करो, 2001 डालो, सभी फाइलें सामने आ जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ज्ञान संबंधी प्रणाली होगी। तीसरा होगा कहीं से भी काम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम चलता था, इसी तरीके से वर्क फ्रॉम एनीवेयर मतलब कि कहीं से भी काम कर सकते हो। इसमें वर्चुअल ऑफिस के माध्यम से एक गेटवे ऑफिस के कार्यों के लिए वन स्टॉप पोर्टल के माध्यम से ये कार्य करेगा। अधिकारियों को कहीं से भी अपने ऑफिस तक सुरक्षित रूप से पहुंचने से जोड़ेगा। मतलब कि अधिकारी कहीं भी हो, अपने ऑफिस जाना चाहते हैं, बस एक क्लिक करके इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से और अपना वर्चुअली काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं से भी काम कर सकते हैं। चौथा है स्मार्ट परफॉर्मेंस। अब क्या है भैया, अपार जैसी सुविधा है। कैसा है अपार की प्रोसेसिंग के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन होगा, एक एप्लीकेशन होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें कर्मचारी अपना अपार भर सकते हैं, ध्यान रखना है, जो अपनी रिपोर्ट है रिकॉर्डिंग वो अपना सारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें उनको पदानुक्रम के द्वारा रिपोर्ट और समीक्षा की जाएगी। तो इस तरीके से स्मार्ट परफॉर्मेंस देखा जाएगा। अब मान लो व्यक्ति है 4 XYZ व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति अलग तरीके से काम कर रहा है, वाई व्यक्ति अलग तरीके से काम कर रहा है और जेड व्यक्ति अलग। तो इन सभी को कामों का भी एक वेब आधारित एप्लीकेशन होगा। इस एप्लीकेशन पर ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन पर इन कर्मचारियों का पूरा डेटा एक रखा जाएगा। तो उसकी फिर समीक्षा की जाएगी, कौन सा कार्य सबसे अच्छा रिकॉर्डेड हुआ है। तो इस तरीके से 4 पर काम करने वाला है ई ऑफिस, फाइल प्रबंधन मैनेज प्रणाली, ज्ञान संबंधी प्रणाली, कहीं से भी काम और स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। तो इस तरीके से कार्य करेगी। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स की बात करते हैं, प्लेनेट ऑन द मूव रिपोर्ट। अब ये प्लेनेट ऑन द मूव रिपोर्ट क्या है, आप देख सकते हो, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, है ना। इस तरीके से ये आपको दिख रहा है प्लेनेट ऑन द मूव रिपोर्ट। समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में क्यों है, तो प्रवासन, पर्यावरण परिवर्तन और संघर्ष पर आधारित एक रिपोर्ट है। किस पर है, प्रवासन, पर्यावरण परिवर्तन पर आधारित एक रिपोर्ट है।
इसको किसने जारी किया है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के द्वारा इसको जारी किया गया है। IUCN या फिर CESP टास्क फोर्स एक प्रकाशन है जो कि IUCN का पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक नीति का आयोग के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रवासन, संरक्षण, विकास, मानवीय सहायता, कानून एवं नीति, संघर्ष संवेदनशील दृष्टिकोण, पर्यावरण शांति निर्माण से विभिन्न जो हितधारक है उनको एक साथ में लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये ध्यान रखना है, इसको जारी कौन करता है? IUCN के द्वारा जारी की जाता है और इसका उद्देश्य याद रखना है प्रवास, संरक्षण, विकास, मानवीय सहायता, कानून एवं नीति, संघर्ष संवेदनशील दृष्टिकोण, पर्यावरण शांति और निर्माण से संबंधित जो हितधारक है उनको एक साथ लाना इसका प्रमुख कार्य है। रिपोर्ट के फोकस क्षेत्र के बारे में समझते हैं। मानव एवं अन्य प्रजातियों के जो प्रवास और वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन है इनको संदर्भ करके परस्पर प्रभाव को समझने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करना। जो मानव और अन्य प्रजाति हैं उनके प्रवास और वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन हो रहे हैं इनके बारे में एक समग्र दृष्टिकोण लाना है। प्रवासन, पर्यावरण परिवर्तन और संघर्ष पर संरक्षण की पुनर्कल्पना को उसको विकसित करना है। संरक्षण समुदाय के लिए अपनी सहभागिता के दायरे को बढ़ाने के लिए कार्रवाई के लिए आह्वान करना इसका प्रमुख कार्य है। विस्थापन के प्रभाव की बात करें तो मानव और सभी प्रजाति के जबरन विस्थापन के परिणाम स्वरूप पूरे प्रवास क्षेत्र में अर्थात उत्पत्ति, पारागमन और गंतव्य स्थान पर पर्यावरणीय सामाजिक प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि हिंसक संघर्ष का बढ़ावा, गरीबी का बढ़ना, पर्यावरण परिवर्तन में वृद्धि का होना और मानव वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि का होना। इस तरीके से जो संघर्ष होते हैं उन संघर्षण पर, इस विस्थापन पर, इस पर रोक लगाई जा सके। कैसे रोक लगाई जाएगी? तो इसीलिए एक प्लेनेट रिपोर्ट आई है, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। खर्ची पूजा आज की वेरी इंपोर्टेंट है। हम आज पे बात करने वाले हैं खर्ची पूजा के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा रहा हूं। समझते हैं खर्ची पूजा। प्रधानमंत्री ने, कहाँ के प्रधानमंत्री? भारत के प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के लोगों को, कहाँ के संबंधित अभी है? त्रिपुरा से, ध्यान रखिएगा। किससे? त्रिपुरा संबंधित है। भारत के प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के लोगों को खर्ची पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इस वर्ष खर्ची पूजा का उत्सव 14 जुलाई 2024 की शुरुआत से किया गया है। खर्ची पूजा त्रिपुरा के प्रमुख त्योहारों में से एक है। कहां का? त्रिपुरा के प्रमुख त्योहारों में से एक है। जुलाई और अगस्त माह में अमावस्या के 8वें दिन के रूप में इसको मनाया जाता है। खर्ची का अर्थ 2 त्रिपुरी शब्दों से विभाजित करके बनाया गया है। खर या खरता जिसका अर्थ होता है पाप, ची या सी जिसका अर्थ होता है सफाई, मतलब कि सफाई करना पाप की, या पाप की सफाई करना इसका अर्थ है। इसका अर्थ है हमारे पापों की सफाई, ध्यान रखना है, ठीक है। यह 7 दिन तक चलता है, मतलब कि 14 जुलाई चालू हुआ है तो 7 दिन तक चलेगा। और पुराने अगरतला में 14 देवता के मंदिर में आयोजित होता है, जिसे चतुर्दशा देवता मंदिर के परिसर के रूप में जाना जाता है। तो जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और अगरतला में एक 14 देवताओं का मंदिर है, उस चतुर्दशा मंदिर में इस जो खर्ची पूजा का आयोजन किया जाता है। 14वें देवता की पूजा शाही पुजारी चंताई के द्वारा की जाती है। ध्यान रखना है, 14वें देवता की पूजा किसके द्वारा? शाही पुजारी चंताई के द्वारा की जाती है। पूजा के दिन 14वें देवताओं को चंताई सदस्यों के द्वारा मंदिर से सैद्रा नदी तक ले जाया जाता है और पवित्र नदी के जल से स्नान कराया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी नदी पर? सैद्रा नदी पर, ध्यान रखना है। फिर वापस मंदिर में आप वापस आते हैं और फिर वहां पर पूजा पाठ करते हैं। तो पहले पवित्र नदी पर जाते हैं, जो वहां के पुजारी हैं वहां पर स्नान करते हैं, फिर उसके बाद मंदिर पर आते हैं और नदी का नाम है सैद्रा नदी। इस पर मैंने पूरी डिटेल से खर्ची पूजा पर एक वीडियो बनाई थी, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस खर्ची पूजा पर डिटेल से पूरी वीडियो है 8-10 मिनट की, तो आप उसको एक बार जरूर देख लेना। शीशम का पेड़। अब शीशम का पेड़ क्या है उसको समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है शीशम का पेड़। हाल ही में वन्य जीव एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के लिए जो सिटीज है उसने शीशम के नमूनों को स्थायी कटाई और व्यापार में शामिल अपने सदस्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो किसने किए? सिटीज के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। जो शीशम की कटाई है उसके नमूनों के लिए यहाँ पर सदस्यों को दिशा निर्देश दिए कि इसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर लुप्त प्राय हो रहा है उसको देखा जाए। शीशम के पेड़ में समझे, शीशम का व्यापक शब्द क्या होता है? तो जो होता है फेबेसी। क्या होता है? फेबेसी होता है और लेगुमिनोसे परिवार का उष्णकटिबंधीय दृढ़ लकड़ी का एक श्रृंखला का शामिल है। इसका वितरण की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, शबा, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया का यह मूल निवासी है। क्या? शीशम का पेड़, ध्यान रखना है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्य तौर पर इसको देखा जाता है। भारतीय शीशम की बात करें, डालबर्गिया शीशो उत्तर भारतीय शीशम के रूप में जाना जाता है।
एक तेजी से बढ़ने वाला कठोर दृढ़ टेढ़ा शीशम का पेड़ है, जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूरब में भारत के बिहार तक हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। इसकी लंबी चमड़े जैसी पत्तियां और सफेद गुलाबी फूल होते हैं। मुख्य रूप से 200 मीटर से 700 फीट की ऊंचाई से लेकर ऊपर नदी के किनारे तक उगता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से इसको 1400 मीटर तक भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है, इसकी हर चीज भारतीय शीशम के बारे में बता रहा हूं। डालबर्गिया लैटिफोलिया की बात करें तो जिसको हम ईस्ट इंडियन रोजवुड भी कहते हैं, इसका स्थानीय नाम, निवास और वितरण के बारे में। स्थानीय नाम की बात करें, सामान्य नाम की बात करें तो ईस्ट इंडियन रोजवुड, ब्लैक रोजवुड, बॉम्बे ब्लैकवुड, इंडोनेशियाई रोजवुड और मालाबार रोजवुड इसका स्थानीय नाम है। दक्षिण पूर्व एशिया के जितने देश है उनके नाम पर अलग अलग नाम पर इसको देखा जाता है। निवास स्थान की बात करें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वन और मैदानी इलाकों में इसको पाया जाता है। वितरण की बात करें तो भारत, नेपाल, अंडमान द्वीप जो कि भारत में है, मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया, हिमालय, चाइना और मलेशिया में इसको मुख्य तौर पर पाया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर फर्नीचर, संगीत के वाद्ययंत्र मतलब संगीत के सामान, सजावटी सामान और लिबास के रूप में किया जाता है। संरक्षण की स्थिति की बात करें तो यह प्रजाति वर्तमान में सिटीज सूची के परिशिष्ट सेकंड में सूचीबद्ध इसको किया गया है। अब सिटीज के बारे में समझें तो सरकारों के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है सिटीज, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जो जानवर हैं और पौधों में अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है इनके अस्तित्व पर खतरा न डाले। सिटीज को 1973 में अपनाया गया था और 1975 में इसको लागू कर दिया गया था। सिटीज के सदस्य देशों की बात करें तो 184 इसके सदस्य देश हैं। 38,000 से अधिक प्रजातियों व्यापार पर रेगुलेशन का कार्य करती है। इसका सचिवालय की बात की जाए तो इसका प्रशासन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका सचिवालय है और तो यहीं से वो कार्य भी करता है। तो यहाँ पर मैंने बात की है शीशम की लकड़ी की, वेरी इंपोर्टेंट। नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और अभी आपको पता होगा हमारी जो कल करंट अफेयर्स आई थी उसमें बताया था कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे उनके बीच में विश्वास मत वो हासिल नहीं कर सके तो उन्हें इस्तीफा वगैरह देना पड़ा था और नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने, कौन बने हैं? खड़ग प्रसाद KP शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए। तो कौन किए गए? KP शर्मा ओली किए गए। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। KP शर्मा ओली चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। तो ध्यान रखना है कितनी बार बने हैं? चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 11 अक्टूबर 2015 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। और ये पार्टी की बात किया तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के वो अध्यक्ष भी है। नेपाल की बात करें तो नेपाल भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित एक देश है। तो देख सकते हो ये इंडिया है और इंडिया में उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर बांग्लादेश है। तो ये हिमालय की तराई में क्या है? नेपाल है। उसके ऊपर चाइना, तिब्बत है। तो आप समझ सकते हो कि नेपाल भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। राजधानी नेपाल की काठमांडू है और वहां की मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया है, जिस तरीके से भारतीय रुपया है। तो नेपाल की भी बात की है। भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर आबू धाबी में सड़क का नाम रखा गया है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। हमारा ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। साथ में इंपोर्टेंट है आप लोग टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम्स की हो, सभी टेस्ट सीरीज एग्जाम्स के तो एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर आबू धाबी में सड़क का निर्माण किया गया है। तो इनका नाम क्या है? सबसे पहले तो ये समझो, डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू इनका नाम है। क्या है? डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू नाम है और इनके नाम पर ही संयुक्त अरब अमीरात जो आबू धाबी शहर में भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, इनके नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। यह सड़क अल मफराफ के शेख साकबूफ मेडिकल सिटी के पास स्थित है। यह सम्मान नगरपालिका और परिवहन विभाग के द्वारा शुरुआत किया गया है और UAE के दूरदर्शी लोगों का सम्मान स्मारक सड़कें और परियोजना का यह हिस्सा भी है। क्योंकि UAE में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग हैं अगर उनके सम्मान में कुछ कार्य किए जा सके तो वहां के लोग करते हैं, सड़कों का निर्माण करते हैं, किसी परियोजना का निर्माण करते हैं तो वो वहां पर कार्य करते हैं। और इसीलिए डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर ही आबू धाबी में सड़क का निर्माण किया गया। अब ये बात क्या है, मूल रूप से भारत में कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये केरल के रहने वाले हैं। मूल रूप से कहाँ के? केरल के रहने वाले हैं और उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त अमीरात की बात अगर की जाए तो पश्चिमी एशिया में अरब प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। तो अरब प्रायद्वीप में ये UAE देश है। इसकी सीमा की बात किया तो ओमान से लगती है। किससे? ओमान से लगती है और सऊदी अरब से लगती है। तो ध्यान रखिएगा, ओमान से इसकी सीमा लगती है और सऊदी अरब से इसकी सीमा लगती है। राजधानी की बात किया तो आबू धाबी इसकी राजधानी है और मुद्रा की बात किया तो
यूएई दिरहम इसकी मुद्रा है, जिसको हम एईडी भी कहते हैं। तो आज यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स पे बात की। उम्मीद है आप लोग पसंद आएगी। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।